हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय एक संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कक्षा 9वीं, प्रश्नावली 1.4। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस प्रश्नावली को पूरी तरह से सीख कर ही जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमें बताना कि जो ये संख्याएं हैं इनमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है, और आप उसको सॉल्व करके भी बताएंगे। ठीक है, चलिए पहला स्टार्ट करते। पहला कह दिया 2 करणी 5। आप इसमें देखोगे कि ये एक परिमेय संख्या है और करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप देखोगे कि ये 2 परिमेय संख्या है और करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम परिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखोगे तो इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या है इसका आंसर? अपरिमेय संख्या। मतलब 2 ऋण करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया बेटा 3 धन करणी के अंदर 23 ऋण करणी के अंदर 23। अगर हम इसका ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, इस कोष्ठक को अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा बेटा 3 धन करणी के अंदर 23 और ऋण करणी के अंदर 23। तो धन का करणी 23 और ऋण का करणी 23 दोनों कैंसिल हो जाए, कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ 3 बचेगा। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो क्या है कि 3 धन करणी 23 ऋण करणी 23 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आगे आ जाते हैं। अगर हम इसको हल करेंगे बेटा तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगी? इसको हम लिखेंगे 2 करणी 7 बटे के 2 करणी 7। इसमें करणी 7 से करणी 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 बटे के 2। इसको अगर आप और हल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1। एक भी एक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अतः यह एक परिमेय संख्या है। या आप सीधा लिख सकते हो कि परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथे पर हम आ जाएं। यहाँ पे लिखा 1 बटे करणी 2। तो 1 बटे करणी 2, आप देखोगे कि परिमेय एक ऊपर की संख्या परिमेय है और नीचे की संख्या अपरिमेय है। तो अगर कोई अंश हर में एक भी संख्या अपरिमेय है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 1 बटे करणी 2 अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसका क्या दिया बेटा? 2 पाई। 2 पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? कुछ लोग तो कहेंगे सर जी 2 तो परिमेय और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये तो परिमेय हो गई। पर ऐसा नहीं है। 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है बेटा कि जो 22/7 है ये पूरा पूरा मान नहीं है। अब इसको काटोगे 22/7 को, 7 से 7 3 के 21। क्या बचेगा? 1 0 आएगा, फिर है ना 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, फिर कितने बचेंगे बेटा? 3, फिर 0 लगा। 7 चौका 28, कितने बचेंगे? 2 0 लगाओ। 7 दूनी का 14, कितना बचेगा? 6, फिर 0 लगाओ। 7 7 8 56, फिर कितने बचेगा? 4, फिर 0 लगाओ। 7 पौना का 35 भर के 5 0 7 सतैया का 49, फिर एक देखो फिर एक अपरिमेय संख्या ऐसे बचती जाएगी। तो ऐसे करके ये पूर्णतः हल नहीं होगा। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या के साथ अगर आप गुणा करोगे तो वह अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब यहाँ लिख सकते हो कि 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या
है। ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप एक बार देख लीजिए और इन सारे सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इन व्यंजकों को हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल करना मतलब उसको हल कीजिए, ठीक है। सरल करना है मतलब हल करना है, बिल्कुल सरल होते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल में आपको हमने एक वीडियो बनाकर भेजा होगा, उदाहरण नंबर 13 से लेकर 19 तक का। उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके आए होंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से समझ जाओगे, ठीक है। और नहीं देखा है तो आप उसको पीछे जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर दिए क्वेश्चन। क्या दिया, 3 धन करणी 3 और 2 धन करणी 2 को सरल करना है इसको। ऐसे यहाँ पे 3 धन करणी 3 और 3 ऋण करणी 3 को हमें सरल करना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला मतलब सूत्रों का प्रयोग करके हम इनको हल कर सकते हैं, और दूसरा आप सीधी विधि से भी सीधा इनका गुणा करके भी आप हल कर सकते हैं। दोनों कोष्टकों को सरल करके भी आप इनको हल कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करें। ये दिया, पहले आपको यहाँ क्या करना है, हल लिखोगे। आप क्या लिखोगे, हल। आप यहाँ लिखोगे दिया, क्या लिखना है बेटा, दिया है। पहले आप इस व्यंजक को यहाँ लिखोगे, ठीक है। व्यंजक क्या दिया है, 3 धन करणी 3 और 2 धन करणी 2। चलिए पहले क्या करा, हम कोष्टकों को सरल कर लेते हैं। इसके जो ब्रैकेट लिए हुए कोष्टक लगे हुए हैं उनको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करना देखिए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर बेटा ना। इसको करना था हमें, अभी थोड़ा चुनाव का समय चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है गाड़ियों की वगैरह की। चलिए थोड़ा उस पर ध्यान नहीं देना आपको। हमें क्या करना है, इसका पहले हमें 3 का गुणा कर देना है बेटा इसमें, पूरे के पूरे इसमें, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 3 दूनी का 6, ठीक है। 3 का इसमें होगा, 3 का करेंगे इसमें बेटा धन। 3 का करणी 2 में होगा तो ये अलग अलग संख्या है, परिमेय और अपरिमेय, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 करणी 2। अब करणी 3 का इसमें करेंगे, करणी 3 का इसमें करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 करणी के 3। अब करणी 3 का 2 में करेंगे तो दोनों अपरिमेय अपरिमेय तो गुणा हो जाएगा, 3 दूनी का करणी के अंदर 6, ये आ गया हमारा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 6 का 6 रहेगा। अब यहाँ देखोगे आप करणी 6, इसको और भी आप आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसके गुणनखंड करें तो आप कैसे करोगे, इसको 6 को तोड़ोगे तो 2 3 का 6 और 3 एकम का 3, 3 और 2 में भी लिख सकते हो आप। करणी 2 करणी 3 में इसको तोड़ के लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 करणी 2 2 करणी 3, और इसको भी लिख सकते हो आप करणी 2 गुणित करणी 3, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन आप देखोगे, यही था क्या हमारा, 2 करणी 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 3 धन करणी 3 और 3 ऋण करणी 3। इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्या लिखना है, दिया है। दिया में आप क्या करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लिखोगे, 3 धन करणी के 3 और 3 ऋण करणी के 3। चलिए, या तो अभी मैंने जो मेथड बताया कि आप इसका गुणा पूरे में कर लीजिए, फिर इसका गुणा पूरे में कीजिए, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, और ऐसा नहीं करना तो आप इसमें देखोगे एक फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, आप देख लोगे यहाँ पे कि a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। उसको दोनों विधियों से भी मेथड से मैं आपको बता दूंगा, है ना। और आप चाहो तो सीधा फॉर्मूला इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a इसको b, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। सीधा फॉर्मूला लगा दोगे आप, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया a, ये हो गया b। अगर वैल्यू रखोगे क्या होता है, a प्लस बी मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप रखोगे वैल्यू a का, पहले क्या दिया a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस लगा, माइनस फिर क्या लगा b, b की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 3 मतलब करणी 3, क्या लिख दोगे आप, करणी 3 का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग से करणी कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और 3 का 3, 9 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा बेटा 6 आएगा हमारा, ये आ गया परफेक्ट आंसर। आप सीधा चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, 3 त्रिका का 9। मैं यहाँ दूसरी मेथड आपको बता दे रहा हूँ, सेकंड मेथड जैसे मैं कर रहा था। 3 धन करणी 3 और 3 ऋण करणी 3, इसको सॉल्व करते गुणा करके, पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका के 9, 3 का इसमें करेंगे तो ऋण 3 करणी का 3, इसका हो गया पूरे। अब करणी 3 का इसमें करेंगे तो धन 3 करणी 3, ये और ये, ठीक है। माइनस का माइनस, 3 त्रिका का करणी के अंदर 9, ठीक है। आगे 9 का 9, ऋण के और धन के कट जाएंगे,
करनी के अंदर अगर 9 है तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 3 होती है। 9 में से 3 गया बेटा 6। ये हमारी दूसरी मेथड से आएगा। देखो 6 और 6, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन बेटा हमारा सेकंड का थर्ड और फोर्थ, अभी तक हम फर्स्ट और सेकंड कर चुके थे, थर्ड और फोर्थ ये हमारे क्वेश्चन रहे। करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग और करनी 5 ऋण करनी 2 कोष्टक के अंदर करनी 5 धन करनी 2, इनको करना है। इजी करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ। आप इसको फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। पहले आप क्या लिखोगे बेटा, दिया है, इसको आपको लिखना है दिया है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का इसलिए आपसे बोलता हूँ, मान लो आपको नोट्स बनाने जल्दी जल्दी में आप नहीं कर पाते, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, फिर उसको खोल के आप उस सारे सॉल्यूशन को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और उसको अपनी नोटबुक में राइट भी कर सकते हो, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे, पहले क्या दिया, करनी 5। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से इसको हल कर सकते हो। एक तो फॉर्मूला लगाकर, एक फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, यही आपने पढ़ा होगा, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ये होता है, ये आपने सब समीकरण पढ़ी होगी जरूर, ठीक है। 6वीं 7वीं 8वीं में कहीं ना कहीं आपने सब समीकरण जरूर पढ़ी होगी। तो इसको अगर हम ए मान लें बेटा और इसको अगर हम बी मान लें, यहां मान रख दीजिए। देखो ये इस रूप का है, ए धन बी का स्क्वायर तो स्क्वायर। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, कैसे करोगे, सीधी वैल्यू। ए की जगह आप क्या रखोगे, आप करनी के 5, आपने रखा करनी 5 का वर्ग। बी की जगह पे क्या रखोगे, करनी 2, क्योंकि बी को हमने करनी 2 माना, देखो करनी 2 को बी माना है ना। चलिए तो बी की जगह पे करनी 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गुणित ए मतलब करनी का 5 गुणित बी मतलब करनी का 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा बेटा, देखिए वर्ग से करनी कट जाएगी, वर्ग से करनी कट जाएगी, ये हो जाएगा 5 धन, ये सीधा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, धन 2, 5 दूनी के 10। आप सीधा लिख सकते हो करनी के अंदर 10। आगे हल करोगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 7 और 2 करनी का 10। ये हमारा आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 धन करनी 2, एक बार कोष्टक में, फिर दोबारा भी लिखोगे आप 5 धन करनी 2 कोष्टक में, फिर इस कोष्टक का इसमें पूरे में आप गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला से मैंने कर दिया सीधा, आप इसको करोगे। चलिए हल, आप इसको भी क्या लिखोगे, पहले दिया है, क्या लिखना है बेटा, दिया है। दिया में जो पूरा का पूरा आपको यहाँ लिखना है, करनी 5 ऋण करनी 2 और अगला है करनी 5 धन करनी 2, ठीक है। ये दिया है, इसको आप फॉर्मूला कर, अभी जो क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो हमने फॉर्मूला लगाया था कि a माइनस बी ए प्लस बी, वो फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए आप। देखो कैसे, क्योंकि आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो ये होगा, देखो a माइनस का माइनस b का b, कोष्टक चालू, a धन ये b हो गया। आप इसको मान लो बेटा a, इसको मान लो बेटा b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, बस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ, यहाँ पे पुट करोगे बस सीधा का सीधा। a का जवाब क्या आएगा, करनी का 5 आ जाएगा, करनी 5 वर्ग का वर्ग ऋण b की जगह पे करनी 2 वर्ग का वर्ग, करनी से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा 5, यहाँ बचेगा 2, 5 में से 2 घटाएंगे बेटा क्या आएगा हमारा आंसर 3, क्या आएगा हमारा आंसर 3। ये आ गया हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी। देखिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है बेटा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। वो कह रहे हैं कि वृत्त है, जो वृत्त में आप देखोगे कि जो परिधि होती है वृत्त की, वृत्त परिधि मतलब वृत्त के चारों ओर की जो माप है, जो एक लाइन जिससे मिलकर वृत्त बना होता है, वो क्या कहलाती है, परिधि। और उसके व्यास, व्यास मतलब जो त्रिज्या का 2 गुना, जो वृत्त हमारा बना हुआ है उस वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, जो परिधि क्या बोलते हैं, वृत्त का जो परिधि और व्यास है उसके अनुपात को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। जो उसकी पूरी की पूरी परिधि और जो उसकी व्यास होती है उसके अनुपात को हम प्रदर्शित करते हैं क्या, पाई से, ठीक है। तो आप अगर परिभाषित किया जाता है तो अर्थात पाई बराबर सी बटे डी, सी मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब परिधि और डी मतलब उस वृत्त का व्यास।
यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय, ये विरोध करता है कि एक ये अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध होता है कि क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू तो आपने देखा होगा 22/7 होती है। तो ये कहाँ आपको परिमेय, कहाँ आपको अपरिमेय दिखता है? ये तो यहाँ विरोध हो रहा है और ये तो कह रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा। 22/7 ना तो 22 अपरिमेय ना तो 7 अपरिमेय, और ऐसे कोई नंबर नहीं ऊपर नीचे को उसको अपरिमेय सिद्ध कर दी। तो ये अपरिमेय होता है क्यों, बताइए आप। इसका निराकरण कैसे करेंगे कि आप ये अपरिमेय होता है, कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, इस बात को हमें समझना है। इस क्वेश्चन को गहराई से समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप इसको समझ पाओगे कि ये 22/7 अपरिमेय है क्यों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कैसे अपरिमेय हम समझाते हैं आपको। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि पाई की वैल्यू क्या है, पता है? चलिए, नहीं है पता तो समझ लो क्या है। ठीक है, क्या होता है इसको हम हल करेंगे बेटा। आप देखोगे कि ये मान लो हमारा वृत्त है, ये है क्या हमारा वृत्त, जैसे भी समझ लेना। ठीक है, वृत्त है ये हमारा वृत्त है, और ये हमारे वृत्त का क्या हो गया बेटा, केंद्र। क्या हो गया, केंद्र। इसको ही हम जिसको केंद्र मानकर जब हम परिधि को बनाते तो वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो ये केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है ये कहलाती है बेटा त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। त्रिज्या उसको हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। और ये चारों ओर की ये बाउंड्री दिख रही है आपको, ये बाउंड्री गोल गोल करके ये बाउंड्री, ये कहलाती है क्या, परिधि। क्या कहलाती है, परिधि। और परिधि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा सी से। ठीक है, और अगर इस त्रिज्या को 2 गुना कर दे, यहां तक तो थी, इसको इतना और हम बढ़ा दें अगर ये इतना और, तो ये पूरा कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है, व्यास। और व्यास को हम प्रदर्शित करते हैं डी से। डी से क्यों करते हैं, क्योंकि व्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। समझ गए ना, ये सी है, ये डी है, ये इतना आर कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको मालूम, यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे हो कि पाई बराबर सी अपॉन डी दिया हुआ। क्या दिया, पाई बराबर, आप यहाँ लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सी अपॉन डी, जहां पे सी सरकमफेरेंस है, मतलब आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास, ये है इसका मतलब। ठीक है, परिधि बटे व्यास। तो जो वृत्त की परिधि और व्यास होता है उसके अनुपात को हम बेटा पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई। तो हमें ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय कैसे है। आप देखोगे यहाँ पे, अब हम आपको थोड़ी सी मिस्ट्री समझाते, पहले ही बता चुके हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 22/7। इसको थोड़ा सा और काटे तो लगभग 3.14148 ऐसे करके आता है। अगर आप 7 का भाग अगर आप 22 में दोगे, देखना जरा समझना, 7 का भाग अगर 22 में आप दोगे तो पूरी तरह कभी नहीं जाएगा। देखो 7 3 का 21 होगा, 1 बचेगा, भाग जाएगा नहीं, भाग नास्ती का 0 0 लगा दो। 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, भाग जाएगा नहीं 0। 7 चौके 28, कितना बचेगा 2, भाग जाएगा नहीं, कितना हो गया 20। अब देंगे हम 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, कितना बचेगा 6, बचेगा 6। फिर 0 लेंगे, 7 ही 8 ही 56, सॉरी 7 ही 8 ही 56, कितना बचेगा 4। फिर 0 लाओगे, 7 पौना 35। फिर आप ऐसे करते जाओगे तो ऐसे चलता जाएगा। मतलब अपरिमेय संख्या जो क्या होती है, एक प्रकार से अशांत, इसका पूरा मान ही नहीं आएगा, चलती जाएंगी ऐसे। इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है पाई। जो पाई है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सी और डी, कौन कौन सी बेटा, क्योंकि आप यहाँ लिखो, चूंकि सी और डी में से कोई एक, सी और डी में से कोई एक, चाहे परिधि हो या फिर उसका व्यास हो, में से कोई एक संख्या कैसी होगी, अपरिमेय होगी। तब तो हमें अपरिमेय मिल रहा है। कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए अपरिमेय लिख दो आप, अपरिमेय है इसलिए क्या है, पाई। इसलिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ये लिख दिया है। इसलिए सी बटे डी भी अपरिमेय संख्या, सी बटे डी भी अपरिमेय संख्या है। क्यों है, अपरिमेय संख्या
है, क्योंकि पाई बराबर सी बटे डी है, जो पाई की वैल्यू वो सी बटे डी के बराबर होती है। अरे ये बराबर क्यों है, जब ये परिमेय है, ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय, क्योंकि दोनों इक्वल है, क्योंकि सी या डी में से किसी कोई एक न एक संख्या अपरिमेय जरूर होगी, इसलिए ये सी बटे डी भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें रीजन देना था। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब लिखा होगा कि संख्या रेखा पर कर्णी 9.3, संख्या रेखा पर कर्णी 9.3 को क्या करना है, हमें निरूपित करना है। इस क्वेश्चन को बेटा बोर्ड पर करना एक प्रकार से असंभव है, उसको आप सॉल्व करने के लिए हमें स्केल, चांदा, है ना, और परकाल, पेंसिल आदि चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और उसको हमें मेजरमेंट से करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसको माप नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को हम पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी तो कॉपी में करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा, 5वां कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दिया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये हम आपको एग्जाम्पल में उपलब्ध करा चुके हैं, सेम मेथड से करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया, इसको हम करेंगे बेटा हल। आप इसको लिखना है कि 1/7 परिमेयकरण में मैंने सिखाया है आपको कि जो हर है, हर का ऊपर नीचे गुणा कर देना आपको। तो हर नीचे क्या दिया, कर्णी 7, तो इसी से ऊपर गुणा करना है बेटा, इसी से नीचे कर देना, बस हल कर दो। कर्णी 7 एकम 7, 7 सतैया के 49। चूंकि आपको मालूम है कि जो कर्णी के अंदर 49 होते हैं उसका मान क्या होता है, उसका मान है 7, ये नहीं होता है 49 बराबर होता है 7, क्योंकि 7 का क्या होता है, 7 सतैया का 49 होता है, ठीक है। इसका वर्गमूल ये हो गया, ठीक है, 7 हो गया। यहाँ पे देखेंगे करना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसको लिखेंगे हम बेटा 1/7 ऋण कर्णी 6, बस सेम वही लेना है यहाँ पर। कर्णी 7 ऋण, और ये 7 थोड़े पीछे से कर दो, वहाँ आएगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा 1/7 ऋण कर्णी 6 बराबर 1/7 ऋण कर्णी 6 गुणा। अब दो संख्या है जिस चिन्ह विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ से ऋण है बेटा, तो हम ले लेंगे कर्णी 7 धन कर्णी 6, बटे में हम ले लेंगे हम कर्णी 7 धन कर्णी 6, विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। चलिए इसका अगर हम किसी भी संख्या का एक में गुणा करते हैं, अगर किसी भी संख्या का हम एक में गुणा करें तो वही संख्या आएगी। जब हम इसका एक बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक बार पूरे का करेंगे तो ये आएगा सेम टू सेम कर्णी 7 धन कर्णी के 6 बटे में 7 का 7 में करोगे तो ये हो जाएगा कर्णी 7 का वर्ग, 6 का 6 में करोगे या ए ऋण बी और ए धन बी का फॉर्मूला लग गया है, तो ए का वर्ग और बी का वर्ग। आप गुणा करके भी कर सकते हो, 7 सतैया का 49, 7 छम का 42, 7 छम का 42 और 4 छम के 36, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसके से कर्णी कट जाएंगी, ये हो जाएगा बेटा कर्णी के 7 धन कर्णी 6 बटे 7 ऋण 6, ये हो जाएगा कर्णी 7 धन कर्णी 6, 7 में से 6 का 1, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, ये भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/5 धन कर्णी 2 ये दिया है, इसी को ले लेंगे 1/5 धन कर्णी 2, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करना हमें, धन का है तो ऋण लेके कर देंगे, कर्णी 5 ऋण कर्णी 2 बटे कर्णी 5 ऋण कर्णी 2, ठीक है, गुणा कर लेते हैं। इसका एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा कर्णी 5 और ऋण कर्णी 2 बटे ए धन बी और ए ऋण बी, फॉर्मूला लग जाएगा कर्णी 5 का वर्ग ऋण कर्णी 2 का वर्ग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके से कर्णी कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा बेटा कर्णी का 5 ऋण कर्णी का 2 बटे 5 में 5 और ये ऋण का ऋण 2 का 2, ये हो जाएगा कर्णी 5 ऋण कर्णी 2, 5 में से 2 का बेटा 3, ये हमारा सॉल्यूशन। तीनों के तीनों बिल्कुल इजी है। ये हो गया पहला यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा यहाँ तक, ये तीसरा यहाँ तक, ठीक है, ये तीनों हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसमें क्या करना है बेटा, अब इसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा कर दें, कर्णी 7 ऋण 2 बटे कर्णी 7 ऋण, सॉरी यहाँ ऋण है तो धन ले लेंगे ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह लेकर, ठीक है।
इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, करणी 7 धन 2 बटे में इसका करना है। ठीक है, इसका कर देंगे 7 सतैया के 49, 7 का इसमें करेंगे तो धन 2 करणी 7, 2 का करेंगे इसमें तो ऋण 2 करणी 7, 2 का इसमें करेंगे 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा बेटा। इसका इसमें करेंगे तो करणी 7 धन 2, ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। 49 को लिख सकते हैं हम 7, ये धन के और ऋण के कैंसिल हो जाएंगे और ऋण का रहेगा हमारा 4, ये हो जाएगा बेटा करणी 7 धन 2 बटे के 7 में से 4 का बेटा 3, ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपसे पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आपने समझ ली होगी और पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी था, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेटा शेयर जरूर करें। थैंक यू।